हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सक्सेना। मेरे यूट्यूब चैनल चरखारी क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। वेद के वेद के संकलन करता है महर्षि वेद व्यास। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जनक साम वेद को कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति कौन सी है? सबसे प्रामाणिक स्मृति है मनुस्मृति। अगला प्रश्न, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी कहाँ वर्णित है? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कल्पसूत्र से। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। जी हाँ, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्य काल का इतिहास लिखा हुआ है तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराया था। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक थे कल्हड़। राजतरंगिणी पुस्तक में जम्मू जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस। हेरोडोटस की प्रमुख पुस्तक थी हिस्टोरिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी टॉलमी ने। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है प्लिनी। अगला प्रश्न है, चीनी लेखक फाहियान किसके दरबार में आया था? जी हाँ, तो चीनी लेखक फाहियान गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, अलबरूनी भारत कैसे आया था? तो अलबरूनी भारत महमूद गजनबी के साथ आया था। अगला प्रश्न है, किताब अल हिंद किसकी प्रमुख पुस्तक है? तो किताब अल हिंद जो है अलबरूनी की प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, अरबी भाषा में लिखा वृत्तांत रहला किसकी रचना है? तो रहला इब्न बतूता की रचना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरण अभिलेख से मिलता है। उस समय शासन भानुगुप्त के शासनकाल। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी होती है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो मानव की जीविका का प्रमुख आधार था शिकार। मनुष्य उस समय शिकार ही करता था। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? आपको बता दूं, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कुल्हाड़ी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार कब हुआ था? तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है। पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर है मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आपको बता दूं, सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोदड़ा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो ये मिला था कालीबंगन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें क्या थी? सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? जी हाँ, उस समय जो है सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसको पूजते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को पूजते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहते थे? तो आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो और चंदोड़ो किस नदी के किनारे थे? तो ये सिंधु नदी के किनारे थे। कालीबंगन किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। तो आर्यों का मूल निवास क्या माना जाता है? अगला प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास क्या माना जाता है? आर्यों का मूल निवास माना जाता है मध्य एशिया। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। जी हाँ, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। आपको बता दें, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। 24 में एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। जी हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, जो उनके दामाद भी थे? तो प्रथम अनुयायी थे जामिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया था? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। जी हाँ, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इस घटना को इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा गांधी की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा था? सर्वप्रथम मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था इब्न ईसाक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। ईसा मसीह के प्रिय दो शिष्यों के नाम क्या थे? ईसा मसीह के प्रिय दो शिष्य थे एंड्रूज एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ईसा मसीह को रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने सूली पर चढ़ाया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह कौन सा है? ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह है क्रॉस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, मगध का सबसे प्राचीन वंश कौन था? मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश के अंतिम राजा थे नागदशक। अगला प्रश्न कहता है, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सिकंदर के सेनापति कौन थे? सिकंदर के सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति था नेरियार्कस। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? जी हाँ, नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी चाणक्य बने थे। मेगास्थनीज द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है?
तो मेगास्थनीज द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उनका पुत्र बिंदुसार हुआ। बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए अशोक महान। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे हैं? अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में बैठे थे। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने करवाया था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा था। अशोक के स्तंभ लेखों की कुल संख्या कितनी थी? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या थी 7। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को और क्या कहते हैं? अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा था। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में अशोक ने युद्ध जीतकर कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? मौर्य वंश के अंतिम राजा हुए बृहद्रथ। मौर्य वंश कुल 137 वर्षों तक रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इनकी राजधानी थी विदिशा। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश के अंतिम राजा थे देवभूति। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट किसे कहा गया? गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने ही गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ समुद्रगुप्त। जी हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते थे क्योंकि इन्होंने 21 शासकों से विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के महान विद्वान कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत के महान विद्वान थे कालिदास। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में महान आर्यवेदाचार्य कौन थे? तो आर्यवेदाचार्य थे प्रमुख धनवंतरी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने की थी। अगला प्रश्न है सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इनकी राजधानी थी नदिया। सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश के अंतिम राजा कौन थे? चौहान वंश के अंतिम राजा थे पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने लिखी थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। 1191 मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इस युद्ध भी मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए थे। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जिजाक भुक्ति। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। चंदेल वंश 831 ईसा पूर्व में। महोबा के रहने वाले आलाउदल नामक सेना नायक किसके दरबार में रहते थे? तो आलाउदल नामक सेना नायक परमर्दी देव हैं। अंतिम चंदेल शासक परमर्दी देव के सेना नायक थे। ससोदिया वंश के शासक कहाँ शासन करते थे? ससोदिया वंश के शासक मेवाड़ में शासन करते थे, जहाँ की राजधानी थी चित्तौड़। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है खतौली का युद्ध कब हुआ था? खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा एवं लोधी वंश के इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो अरबों ने भारत पर सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अगला प्रश्न है गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का दामाद एवं गुलाम कौन था? तो अल्पतगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन। जी हाँ,
महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनी इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? तो महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी में लूटा था। इस लूट में महमूद गजनी को लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। 1194 में जयचंद व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को इस युद्ध में हरा दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी ने भारत में जितनी संपत्ति व जितने वंश या जितने राज्य जीते थे सभी अपने गुलामों को दान करके वापस चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। गुलाम वंश एक गुलामों का वंश था, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा था। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली में स्थित मशहूर कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अगला प्रश्न है, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ऐबक के सेनानायक बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। अगला प्रश्न है, ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इनका मकबरा लाहौर में है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र आराम शाह हुआ। इसने केवल 8 माह तक शासन किया। आराम शाह की हत्या किसने कर दी थी? तो आराम शाह की हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने कर दी थी। वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? तो गुलाम वंश की राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश लाया था। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया सुल्तान की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। बलबन कौन था? तो बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। अगला प्रश्न है, बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति का पालन किया था। जी हाँ, अपने विरोधियों के प्रति हमेशा कठोर रहना। अगला प्रश्न कहता है, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ शमसुद्दीन कैमूर्स। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो आपको बता दें, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय के लिए किसे भेजा गया था? तो किसे भेजा था? तो मलिक कफूर को। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को ही नहरों का प्रथम निर्माता कहते हैं। नहरों के निर्माण करने वाले प्रथम शासक कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु सभी कहते थे। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की समस्त घटनाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में दो हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों ने की थी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां।